बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खैरियत से होंगे और बहुत बहुत मुबारक इस्लामाबाद यूनाइटेड्स को, बल्कि इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो कि क्रिकेट की जो वापसी की जो जद्दोजहद थी, जो कोशिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुई और बहुत ही सुकून अमन के साथ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो है PSL थर्ड एडिशन का फाइनल कल कराची में हो गया। पहले हम कहते थे इंशाल्लाह होगा और अब हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया। ये इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह का जो सफ़र था, इसमें बहुत सारे लोगों की नियत शामिल है, उनकी डिवोशन, उनकी डेडिकेशन। तो यकीनन वो तमाम इदारे, वो तमाम लोग, क्योंकि अगर मैं एक एक इदारे का और शख्सियत का नाम लूँगी तो शायद आज मेरा पूरा प्रोग्राम उनके नाम हो जाएगा, लेकिन चाहे इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, PCB हो, हुकूमत हो, जितने भी इदारे, जितने भी लोग मुंसलिक रहे इस क्रिकेट की कामयाबी को, इसकी बहाली में अपना किरदार अदा करने के लिए, उन सबको बहुत बहुत मुबारक। और उससे ज़्यादा पाकिस्तानी कौम का जो जज्बा था वो पूरी दुनिया ने देखा कि ये पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जब मैं मोहब्बतों का जिक्र कर रही हूँ, अमन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्पेशली, वैसे तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम फॉरेन प्लेयर्स का जो पाकिस्तान में आए एम्बेसडर बन के। क्रिकेट अब जब तारीख लिखी जाएगी तो इनका नाम ज़रूर लिखा जाएगा कि क्रिकेट की बहाल, पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया। स्पेशली मैं डैरिन सैमी का नाम लेना चाहूँगी। जितनी एनर्जी थी उनकी पॉजिटिव, जितनी मुस्कुराहट थी, जितनी पॉजिटिविटी थी उनकी, वो एक बहुत ख़ास चीज़ थी जो उन्होंने थ्रू आउट अपना इस पूरे ट्रिप में जो है उसको कंटिन्यू रखा। क्योंकि उनकी इस एनर्जी की वजह से मेरा दिल चाहता था कि उनकी टीम जीत जाए, लेकिन एट द एंड जीत पाकिस्तान की हुई, चाहे इस्लामाबाद जीता या पेशावर जीता। एक अच्छा बेहतरीन मैच जो है वो कल आपको देखने को मिला। कहा यह जा रहा था कि ये जो पिच है ये बहुत अच्छी है, रन्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, पैराडाइज कहा गया था इसे, लेकिन इतने रन्स हमने नहीं बनाए। और जब रोंकी आए हैं तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, बुरा हाल किया उन्होंने पेशावर ज़ल्मी का। बट एट द एंड शायकीन ने एंजॉय किया, मैच ज़बरदस्त रहा और इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में इस मैच के हवाले से हम बात भी करेंगे। तो अगेन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो मेरा ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं चाहूँगी कि हम उसे जो है वो ज़्यादा वक्त दें। लेकिन डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, पहले सब ये सवाल पूछ रहे थे कि आज का हॉट टॉपिक है ये, जैसे पहले था ना तुम्हें टिकट मिल गया PSL का, आज जो है वो रोंकी की जो परफॉर्मेंस थी, वो कामरान खान ने जो एक कैच मिस कर दिया वो, या हसन अली को जितनी मार पड़ी, कामरान अकमल को जो है उन्होंने कैच मिस कर दिया उसकी, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आज हर जगह, हर ऑफिस में, हर बैठक में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरे पास तो इतना सारा कुछ है ना गॉसिप्स करने के लिए इस क्रिकेट के हवाले से। बॉल टू बॉल मैच मैंने कल फॉलो किया है, आपका भी यही रहा, बैठे रहे मैच देखते रहे? आई लव क्रिकेट, सो क्रिकेट जब हो तो पैशन आपको पता है। हाँ। सब जो है वो पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है, क्रिकेट शुरू होती है। अच्छा, कल जो है वो ये भी कहा गया कि शदीद गर्मी रही है, मतलब जो टेम्परेचर नोट किया गया वो इससे ज़्यादा अभी तक इतना नहीं रहा, गर्मी का मौसम जो स्टार्ट हुआ है, बट कल हाई टेम्परेचर था, फिर भी लोग जो हैं वो घरों में नहीं बैठे। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक शायद 30 डिग्री सेंटीग्रेड 38-39 था बिल्कुल। 30, तो उसमें जो इतनी गर्मी के बावजूद लोगों ने इतनी ज़्यादा जो वहाँ पहुँच भी गए। और एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने वो ट्वीट करके मुझे भेजा कि 3 घंटे हमने धूप खाई है, मतलब धूप 3 घंटे में। अच्छा, आपका विटामिन D अच्छा हो गया हुआ। अच्छा तो ये भी था, वैसे होता है कराची में ठंडी हवाएं चलती हैं। उस दिन हम स्टेडियम गए थे तो मैं यही कही थी, मैं कही थी अभी गर्मी तो है लेकिन हवाएं ठंडी चल रही है। बट कल की जो मौसम की जो प्रेडिक्शन थी या जो लोगों ने बताया, उन्होंने कहा वो ठंडी हवा नहीं थी, बाकायदा लू जो चल रही होती है, गर्म हवा। हवा क्या बिगाड़ सकती है कराची वालों का? बस एक तो माहौल में गर्मी थी, हर आदमी इतना ज्यादा एक्साइटेड था और इतने सारे लोग जो खुश था, तो वो यकीनन आपके जज्बात की गर्मी तो नजर आएगी। और फिर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था, पाकिस्तान में क्रिकेट का रिवायत था, जैसा आपने इंट्रो में कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये एक बड़ा पॉजिटिव इमेज किया है दुनिया को। दुनिया ने देखा कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग जो है वो बहुत ज्यादा लविंग है और कोई इस तरह की बात नहीं है जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये कि जो फॉरेनर्स आए यहाँ पर, उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया यहाँ पे आने के बाद कि देखें यहाँ पे सब सुकून है, कोई ऐसा मारामारी नहीं हो रही, कोई इतना बुरे हालात नहीं है कि लोग जो है उधर डरते हैं कि पाकिस्तान जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने ये अच्छा जेस्चर दिया। हाँ, exactly. और ये चीज़ उन फॉरेन प्लेयर्स के लिए जो नहीं आए पाकिस्तान, कोई बात नहीं, आपने जितना भी हमारे लिए किया उतना बहुत था, लेकिन अगर आप आते तो आपको भी पाकिस्तान वाले उतनी ही इज्जत देते जितने बाकी प्लेयर्स को मिली, और जितना वो पॉजिटिव रहे, ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए। अब होपफुली हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अब जब 4th एडिशन आएगा PSL का, उसके ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में हों, कराची है, लाहौर है। इसके अलावा अब ये क्रिकेट पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जानी चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में भी जानी चाहिए, क्योंकि उनका भी हक है कि वो भी जो है अपने ग्राउंड्स को आबाद करें और उस रौनक को एंजॉय करें। कम से कम एक ही मैच तो जरूर हो जो जिससे आपने कहा 5 शहरों से लोग आए थे, जो नामों से रखे गए थे, मुल्तान है या कोयटा है या पेशावर है, तो एक ही मैच जरूर होना चाहिए ताकि वो हाइप क्रिएट रहे ना। अब लोगों में जो है वो लोगों के अंदर जो एक जज्बा होता है और जो एक क्रिकेट देखने का शौक है वो कायम रहे, राइट, एग्जैक्टली। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। अच्छा जी, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, जो क्रिकेट लवर्स है उनके लिए एक्साइटमेंट अभी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में वेस्ट इंडीज जो है वो पाकिस्तान आ रही है, और पाकिस्तान नहीं बल्कि कराची आ रही है वो। सो वो भी 3 रोज़ा मैच होने जा रहा है, उसको भी आपने एंजॉय करना है, उसको भी इसी तरह सपोर्ट करना है। बट आई गेस उसके टिकट जो हैं वो कंपैरेटिवली इस फाइनल से थोड़े से कम होंगे और ज़्यादा लोगों को एक्सेस हो सकेगा कि वो जाएं और जाकर इसको जो है वो एंजॉय करें। इसमें तो VIPs भरपूर थे, हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, और इस तरह मुख्तलिफ शख्सियात जो है वो यहाँ पर आई। बहुत सारे लोगों का कहना था कि इमरान खान साहब को भी होना चाहिए था, क्योंकि ये जो हमने वर्ल्ड कप जीता था उसकी भी ये बड़ी याद दिलाती है ये तारीख, लेकिन मर्जी है, जिसने आना था वो आया, जिसने नहीं आना था वो। ओपन इन्विटेशन थी PCB के चेयरमैन साहब की तरफ से, और अच्छा जेस्चर था। उन्होंने कहा सबको मैं खुद उनका जो है वो दरवाज़ा खोलूंगा और उनको वेलकम कहूँगा, लेकिन वो ज़ाहिर है वो मसरूफ इतने हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद इससे बेहतर कुछ और जगह के मौजूद होंगे वो। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं इस मुल्क में और उनके अचीवमेंट्स का जिक्र यहाँ पर नहीं हो रहा, क्योंकि शायद वो रिलेट नहीं कर पाते डायरेक्टली इस क्रिकेट से, लेकिन जिनका जिक्र हो रहा है उनका जो इस लेवल तक या उनका जो मर्तबा बना और उन्होंने जितनी ज़िंदगी में अचीवमेंट हासिल किए हैं, उसका बहुत हद तक क्रेडिट क्रिकेट को ही जाता है। उनको आज हीरो बनाने वाली क्रिकेट ही है। सो इसलिए लोग चाहते थे कि वो उनको देखें, बट कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप खुश रहें और इसी तरह जैसे चल रहे हैं आप वैसे चलते रहिए। तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा इशू जो बहुत बढ़ रहा है, बहुत कॉमन है, बट इसको डिस्कस करने का मकसद हमारा ये है कि इस हवाले से अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जा सके। बहुत सारे मर्ज ऐसे हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे होते, क्योंकि हमारे यहाँ सिम्टम्स आ रहे होते लेकिन हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे होते। TB ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक ऐसा मर्ज़ है जो एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, डॉक्टर साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस ना हो, इसका इलाज ना हो, तो ये मर्ज़ जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए वक्त पर इसकी तशख़ीस होना और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ख़राब कर रहे होते हैं। दूसरे लोग जो है वो आपकी वजह से जो है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, या वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। तो एहतियात कैसे करें? कोई अछूत की बीमारी नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि आपने दूसरे से अलग हो जाना है, लेकिन एहतियात क्या करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब ज़रा थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा, ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये मर्ज़ क्या है? ये ट्यूबरक्लोसिस उर्दू में हम इसको तपेदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक। अच्छा, तपेदिक कहते हैं उर्दू में इसको। और ये बीमारी जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जो ह्यूमन है, इंसान और बोवाइन जो जानवर है, वो इसके रिजर्वायर होते हैं। मतलब हम इसको होस्ट करते हैं, जानवरों में भी होती है और इंसानों में भी होती है। तो हम इसके रिजर्वायर हैं और हम इसको जो पालते हैं और फिर हम जो है वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। ये इसका नाम जो है, जो हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है। और ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, बड़ी सिंपल सी चीज़ें लेमन में बताऊंगा। इसमें होता ये कि जो इंसान है
जब वो उसको कोई इस एनवायरनमेंट में, जैसे मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस एनवायरनमेंट में भी ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा होता है कि हम उसको रेजिस्ट कर जाते हैं। अच्छा, आपके एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं तो मतलब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के जरिए हमारे अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। अगर एक तो ये है, और दूसरा क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारे एनवायरनमेंट में एक ऐसा शख्स जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, वो खांसता है या जो है वो सिंगिंग करता है या वो कुछ हमसे बातें करता है, तो वो भी एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स जो है वो फैला रहा होता है। और जब हम इस एनवायरनमेंट में बैठे हुए होते हैं, सांस लेते हैं, तो हम पूरा सांस के जरिए वो जरासीम अपने फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कि अगर एक शख्स जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस के जर्म्स मौजूद हैं, वो इस मर्ज में मुब्तला है, जब वो खांसता है या वो बात करता है तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में शामिल हो जाते हैं, और जो इर्द गिर्द लोग मौजूद जब वो सांस ले रहे होते हैं तो उस सांस के जरिए जो हवा में मौजूद ट्यूबरकुलोसिस के जो जरासीम होते हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो फिर आपको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। आप ये बात सही कहा। दो तरह से होती है इसकी जो बीमारी होती है, जिसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इन्फेक्शन, और एक जो है वो इन्फेक्टेड डिजीज जिसको हम कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है। दो तरह की। एक ही होती है कि वो बॉडी के अंदर जाती है और वो सीट कर जाती है, आराम से पड़ी रहती है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, उसके साइन सिम्टम्स भी नमूदार नहीं होते। एक बीमारी जो इन्फेक्शन की सूरत में होती है, जिसको हम डिजीज कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, वो फिर नमूदार होती है, उसके साइन सिम्टम्स भी होते हैं और वो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकती है, जिसको हम एक्टिव भी कहते हैं। एक एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है और इसकी जरासीम जो है उसकी सांस में, उसकी खांसी के जरिए या उसके जो है क्या नाम है बोलने के अमल के जरिए वो एनवायरनमेंट में आती है, और एनवायरनमेंट के जरिए जो भी इर्द गिर्द के माहौल में फैल जाती है और फिर वो हम उसको इनहेल कर लेते हैं और वो हमारे फेफड़ों में जाके। तो क्या एक ही कैरियर बनता है आपके जिस्म में ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम का, ये इन्फेक्शन का पैदा होना कि वो हवा में शामिल है और सांस के जरिए चले गए अंदर, बस ये एक ही है वजह या और भी वजूहात है जिनकी वजह से बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस? नहीं, ये एक ही बड़ी वजह है। ये एक बड़ी वजह है, राइट। अच्छा, ये तो बड़ी वजह है। जब एक चीज हवा में ही मौजूद है तो आप अपने आप को बंद तो नहीं कर सकते ना, तो आपने एहतियात करनी है, और इसमें सबसे ज्यादा एहतियात उस शख्स को करनी है जो खुद इस मर्ज में मुब्तला है। उसको जो है वो थोड़ा लोगों से मोहब्बत का इजहार करना है, उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है कि मेरी वजह से कोई और बीमार ना हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होती है और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती है। आपको क्या पता कि आप जहाँ बैठे वहाँ पर किस तरह के जरासीम मौजूद हैं। इसलिए अगेन जो मरीज हैं आज उनके लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि डॉक्टर साहब जो आपको चीज़ें बताएंगे कि आपको पता है कि आपके अंदर ये जरासीम मौजूद है, तो आप दूसरों को कैसे इससे बचा सकते हैं, इस पर ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब मामला ये है कि जब ऐसी कोई चीज़ आप बैठे हैं, आपने सांस ली और सांस के ज़रिए वो जरासीम आपके अंदर चले गए और अल्लाह ना करे अगर वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चला गया है, तो सिम्टम्स क्या होंगे उसके जाहिर होने के, ये इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर लोग नहीं गेस कर पाते। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है गया और फौरन आपको कुछ हो जाएगा और आपको पता चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला का निज़ाम, अल्लाह ताला ने एक पूरा दिफाई निज़ाम हमारे जिस्म में जो है रखा हुआ है। अगर किसी शख्स को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी मुसलसल हो तो उसे थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि मुझे 3 हफ्ते हो गए, खांसी मेरी सही नहीं हो रही। 3 हफ्ते या 3 हफ्ते तक? अच्छा, ओके, कोई 2-4 दिन की बात नहीं कर रहे आप, कंटिन्यू 3 हफ्ते तक खांसी हो रही है और वो खांसी सही नहीं हो रही, तो उसको कॉन्शियस होना चाहिए कि खांसी मुझे क्यों हो रही है, मैं जाके किसी डॉक्टर से मशवरा करूँ। या फिर ये कि उसका वजन गिर रहा है, तेजी के साथ उसका वजन गिर रहा है, अगर उसका और खांसी भी है या खांसी नहीं? खांसी भी है, वजन भी गिर रहा है, और शाम में उसको ठंडे पसीनों के साथ हल्का हल्का बुखार भी होता है, ठीक है ना, या उसकी तबीयत जो है वो गिरी गिरी रहती है, कमजोरी हो गई है, बहुत ज्यादा खाया पिया नहीं जा रहा उससे, तो ये सारी अलामात जो है वो शो करती हैं कि आपको जो है फौरन अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो आपके जैसे मिसाल के तौर पर खांसते से बलगम में खून आ गया, ये सबसे बड़ी अलामत है कि अगर आपके बलगम में खून आ रहा है तो आपको फौरन जो अपने किसी भी डॉक्टर से जाके करीबी उनसे पता करना चाहिए। ये जो आप कह रहे हैं कि बलगम में ब्लड आने लग जाता है, बट ये बहुत टाइम रहती होगी खांसी ना, 3, 4, 5 हफ्ते कंटिन्यू, उसके बाद ऐसा होता होगा, ये स्टार्ट में ही ऐसा होने लग जाता है? अगर तो ये कि सिम्टम्स जो है वो 3 हफ्ते खांसी हुई, खांसी ऑन ऑफ, क्योंकि हम होता है कि जैसे खांसी शुरू होती है हम जाते हैं उसकी रेमेडी शुरू कर देते हैं, स्टोर से ले लिया, डॉक्टर को दिखाते नहीं है, स्टोर जाते हैं और सेल्फ मेडिकेशन के जरिए हम वो कफ सिरप पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे उमूमन होता है क्या, खांसी की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। हम समझते हैं जी वो मौसमी खांसी थी या कुछ मुझे एलर्जी हो गई जिसकी वजह से जो है ये मुझे खांसी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और फिर खुदा ना खास्ता जो है इसको बलगम में खून आना शुरू हो जाता है। अच्छा, नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि यहाँ ये बड़ा ज़रूरी है हम इन दोनों को अलग अलग रखें
कि ऐसे ही मौसम है अभी, तो फिर कुछ 3-2-4 मतलब लास्ट वीक से ऐसे ही मौसम चल रहा है। मैं तो खुद 2-3 दिन से बड़ी अपसेट हूँ कि ये कैसा है, आप बॉडी एक बुखार और इस तरह की कंडीशन है। अच्छा, इसमें ही क्योंकि जब आपको गले का इन्फेक्शन होता है तो आपको खांसी होती है, तो डॉक्टर साहब ये तो फिर लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये किस तरह की खांसी है, और बुखार भी अब 1 हफ्ते से ज्यादा रहने लग गया है, तो फिर खांसी भी होती है साथ। देखिए, इसकी जो खांसी होती है उसकी एक अलग इंटेंसिटी होती है। ठीक है। आप हर वक्त जो इंसान वो खांसता रहता है, मतलब गले में खराश की गले में खराश होती है, वो हर वक्त खांसता रहता है, और कभी कभार उसको बलगम भी आना शुरू होता है। ठीक है ना, क्योंकि सिक्रेशन अंदर बढ़ती है, बलगम आना शुरू होता है। एक आम खांसी होती है जो गले की तकलीफ की वजह से होती है। अगर किसी को खुदा न खास्ता गले में सोर थ्रोट हो रहा है या कोई चीज़ इस तरह की उसको महसूस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, तो वो खांसता है, कफ आउट करता है। वो एक थोड़ी सी टेम्परेरी फेज में होता है। लेकिन मुसलसल आप देखें किसी इस तरह के मरीज़ को, जो अगर कभी आपको इत्तेफाक हो तपेदिक के मरीज़ को, तो वो मुसलसल जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद खांसता रहता है, उसको मुस्तकिल खांसी रहती है। अच्छा, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है डॉक्टर साहब इसमें, तो क्या वो जो पेन है, चेस्ट पेन है, वो फील हो रहा होता है ऐसी कंडीशन में, या सबको नहीं होता? नहीं, चेस्ट पेन फील होता है। जब आप खांसते रहते हैं तो आपके मसल्स भी थोड़े से फटीग होते हैं, और अंदर जो प्रॉब्लम हो रही होती है चेस्ट की, वो आपको नमूदार होना शुरू होती है। आपको चेस्ट में पेन भी शुरू हो जाता है, आपका वजन भी गिरना शुरू हो जाता है, आपको भूख भी नहीं लगती, आप जो है वो हर वक्त जी चाहता है कि बस मैं किसी कोने में बैठे हुए लिथार्जी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। तो ये सारी अलामात जमा होने के बाद जो है आपको चाहिए फ़ौरन किसी करीबी डॉक्टर से मशवरा करें और अपने जो है वो टेस्ट शुरू कराएं। सही। अच्छा, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपको खांसी एक तो है गले की ख़राबी की वजह से, वो आप जो शानदा है, कावे हैं या कफ सिरप पीते हैं तो वो बेहतर हो जाती है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी अगर आप कम भी कर लेते हैं बट वो रहेगी कंटिन्यू। 3 हफ्ते अगर होता है मुसलसल कि आपको खांसी रह रही है, वज़न आपका कम हो रहा है, डॉक्टर साहब ने कहा कि शाम के वक्त जो है वो सर्दी लगने लगती है, आपको स्वेटिंग होती है, तो ये सारी अलामात हैं। भूख ना लगना, थकन का ज़्यादा महसूस होना, आपकी जो रूटीन लाइफ है ना वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, आपका काम करने को दिल नहीं करता, ये सारी अलामात जो हैं वो लीड करती हैं कि आप अल्लाह ना करे ट्यूबरक्लोसिस के मर्ज़ में जो है वो मुब्तला हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर साहब इसके लिए टेस्ट कराना है, वो कौन सा टेस्ट है? देखिए, जो गोल्ड स्टैंडर्ड इसको हम कहते हैं जी, गोल्ड स्टैंडर्ड, वो बलगम के 3 टेस्ट होते हैं। ठीक है। जब जैसे पेशेंट जाता है हम सुबह नहार में उसका जो है वो बलगम लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 3 टेस्ट हम करके देखते हैं। उन 3 में जो मैक्सिमम पॉजिटिविटी आती है तो हम कहते हैं कि जी इसको परमानेंट ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है। अच्छा, दोनों एम्प्टी स्टमक ले लें अर्ली मॉर्निंग टेस्ट जो है? जी हाँ। ठीक है, तो मतलब आपने इसके टेस्ट के लिए अगर जाना है तो आपने खाली पेट जाना है। खाली पेट इसलिए हम कहते हैं वो आराम से स्पीट आउट कर लेता है, अदरवाइज वो बलगम निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल से होता है। तो बाद पेशेंट तो बलगम निकाल ही नहीं पाते हैं, तो उनको हम स्टीम वगैरह दिलवाते हैं ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट होकर वो निकला है बलगम, उसको हम टेस्ट करा लें। क्योंकि जितनी जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होती है, जिसको हम फेफड़ों की जो तपेदिक कहते हैं, वो बलगम के जरिए ही डायग्नोज होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम फिर चेस्ट एक्सरे भी होता है, चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं, और दूसरे भी इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा भी, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि फेफड़ों में तपेदिक हो सकती है ट्यूबरक्लोसिस, इसके अलावा एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होती है। मिसाल के तौर पर गुर्दों में हो सकती है, ब्रेन में आपकी हो सकती है, आपकी बैकबोन, जी आपकी बैकबोन में हो सकती है। तो ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ इसका ताल्लुक लंग से नहीं है, जो अगर ये लंग से निकल के जब बाहर चला जाता है तो फिर ये किसी भी ऑर्गन को जो है वो डिस्टर्ब आपको कर सकता है। अच्छा, अब शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको यही लगता है कि ट्यूबरक्लोसिस का बस ताल्लुक लंग्स के साथ ही है, क्योंकि हम यही सुना हमेशा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, मैं चाहूंगी इसको जरा आप और समझाएं कि ये शुरू लंग्स से होती है, उसके बाद फिर ये स्प्रेड होती है। तो आप ये कह रहे हैं ये ब्रेन में भी जा सकती है, बैकबोन में भी जा सकती है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका लंग्स है, पहले ही उसको नुकसान पहुंचाती है। देखिए, जब लंग्स के अंदर जाने के बाद जब सीट करता है, लंग्स को ही खाना शुरू कर देता है, जिसका जो बैक्टीरिया है, जब वो लंग्स की जितनी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, सारी सर्कुलेशन होती है, जब इसका जो बैक्टीरिया जब वो सर्कुलेशन में आ जाता है, तो जहाँ जहाँ हमारी सर्कुलेशन जा रही होती है, चाहे वो ब्रेन में जा रही है या किडनी में जा रही है, वहाँ जाके वो सीट कर जाता है, और फिर वहाँ पे भी वही अमल करता है जो लंग में करना शुरू कर देता है। इसको तो अपनी ग़िज़ा चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो कोई सा भी ऑर्गन जो है वो अपना होस्ट बना लेता है और उसके अंदर जो है उसको वो ख़राब करना शुरू करता है। तो चाहे वो किडनीज हो, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो बैकबोन हो, अक्सर लोगों को देखें आपने कहा होगा जी वो स्पाइन की इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई है। अच्छा, ये मैं इस पे और डिटेल में बात करना चाहूँगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। डेफिनेटली जब प्रॉपर टाइम पर डायग्नोसिस नहीं होता होगा तो फिर ये मर्ज स्प्रेड करता होगा, बट इसमें बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम ट्यूबरक्लोसिस टीबी, डॉक्टर साहब क्या नाम बताया आपने? तपेदिक, जिसे उर्दू में तपेदिक कहा जाता है, इस मर्ज़ के हवाले से हम बात करें क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो मुसलसल खांस रहे होते हैं। आज का प्रोग्राम आपके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम है कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप उनसे कहीं कि जाके अपने बलगम का टेस्ट कराएं, अपने चेस्ट का, अपने सीने का एक्सरे कराएं ताकि पता चल सके कि ये आम खांसी है या अल्लाह ना करे ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम मौजूद है। और अगर आप खुद इस तरह की खांसी में मुब्तला हैं तो आपको भी लाजमी अपने करीबी किसी हॉस्पिटल जाना चाहिए और जाकर जो है ये टेस्ट कराने चाहिए। कोई महंगे टेस्ट नहीं है, जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती, ना पैसा ना कोई और चीज़। जान है तो जहान है, इस बात को याद रखिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि ये चीज़ स्प्रेड करती है, फैलती है, लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता है तो ये किडनीज में भी जाता है, बैकबोन में भी जाता है, इवन ब्रेन तक में ये पहुँच जाता है। क्यों होता है ऐसा? जब तशखीस नहीं होती और इलाज नहीं शुरू होता तो ये फैलती है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ। देखिए, दो तरह से इसका इलाज तरीक़ेकार होता है। जो ही आपको पता चलता है कि जी ट्यूबरक्लोसिस है, आप उसको दवाएं देने शुरू कर देते हैं। जब मरीज दवाएं लेना शुरू करता है तो उसको 1-2 महीने में ही उसकी तबीयत बेहतर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। वो फिर क्या करता है, दवाएं लेना बंद कर देता है क्योंकि इसकी दवाएं अच्छी खासी होती हैं, पूरी मुट्ठी भर के दवाएं उसको खाना पड़ती है सुबह, फिर वॉमिटिंग होती है, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लोग हैं उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, तो लेते नहीं है। आप अपनी मर्जी से दवा निकाल दी, अपनी मर्जी से दवा डाल दी इसके अंदर, तो उससे क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको अपनी दवाओं में कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है। इन्हीं दवाओं से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाती है और पाकिस्तान का जो वो नंबर है दुनिया में वो 4th है ट्यूबरक्लोसिस नहीं, इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। ओह अच्छा। वैसे तो पाकिस्तान का नंबर 5th है अमंग ऑल दी कंट्रीज जहाँ पे जो डिजीज बर्डन है पाकिस्तान में, वो 5th है। अच्छा। तो हर 1 लाख पे तकरीबन जो है वो 200। चलो शुक्र, इसमें हम टॉप 3 में नहीं है, लेकिन 5वां भी कोई खास अच्छा नंबर नहीं है। और हर 1 लाख पे तकरीबन जो है वो 231 लोग जो हैं वो इसमें मुब्तला होते हैं ट्यूबरक्लोसिस में। और प्रिवेंट कितने हो पाते हैं? प्रिवेंशन का तो हमारा जिसका रेशियो बहुत कम है। बहुत कम है। हम जो हर साल मैं भी पढ़ी थी कि इसमें डेथ्स हो जाती हैं लोगों की। इसमें हर साल जो हम ऐड करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का पूरी आबादी के लिहाज से अगर तनासुब निकाला जाए तो इसमें WHO की थोड़ी सी फिगर ज़्यादा है और हमारी जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम उसकी थोड़ी सी कम है। वही कहते हैं कि जी 4,20,000 हर साल जो हम ऐड करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ इस पॉपुलेशन में, और वो ही कहते हैं WHO के जी तकरीबन 5,10,000 जो लोग हैं वो हम ऐड करते हैं हर साल ट्यूबरक्लोसिस के पाकिस्तान में। तो ये एक रेशो है जो एक बहुत अलार्मिंग है। तो हर साल हम इतने लोग ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम एनवायरनमेंट में ट्यूबरक्लोसिस फैला रहे हैं। जैसे कि आपने बात की कि लोगों में अवेयरनेस हम फैलाने इस प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने अरेंज किया क्योंकि 24 मार्च जो है वो आलमी दिन बराए तपेदिक मनाया जाता है दुनिया में, और वो अभी ही गुजरा है, 2 दिन हुए इसका। तो ये अच्छा टॉपिक है लोगों के अवेयरनेस के हवाले से। जिन लोगों को ये पता चल जाए कि जो उनको ट्यूबरक्लोसिस है तो उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि जब भी वो खांसें रुमाल रख के खांसें, ठीक है, या जब भी वो कोई बात कर रहे हो तो अपने मुंह पे रुमाल रखें। तीसरा, जब भी वो स्पीट आउट करते हैं या बलगम थूकते हैं तो खुदारा किसी ऐसे मट्टी का बर्तन रखें या जो ऊपर से कवर हो वहाँ थूकें। लोग उमूमन आपसे देखा होगा अक्सर महल्ले में चलते हैं या बाजारों में चलने थूकना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि उनको नहीं पता। वैसे भी अखलाकी तौर पर भी कोई अच्छी चीज नहीं है कि आप उस तरह की हरकत करें, लेकिन अगर आप इस मर्ज में हैं तो फिर आपको वैसे भी स्पिट करते हैं, आप कह रहे हैं कि मट्टी में हो ये ताकि उसके जरासीम ना फैले। जो घर में भी अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको डायग्नोस हो गई तो उसको चाहिए कि घर में एक मट्टी का अपना बर्तन ले ले, वो कवर्ड हो, ताकि वो बाकी के जो लोग हैं घर में, उसके बहन भाई हैं, वालिदैन हैं या और दूसरे जो लवाकिन हैं, उनमें बच्चे हैं, उनमें वो कम से कम वो ना फैल सके। तीसरा, कुदरती अल्लाह ताला ने जो धूप है, ये अल्लाह ताला का एक इतना अच्छा अल्लाह का वो नेमत है हमारे लिए कि जब आप ये गलती से थूक भी देते हैं किसी एनवायरनमेंट में तो जो इसकी सूरज की शुआएं होती हैं वो इस जरासीम को ज़िंदा नहीं रहने देती, वरना ये जरासीम सॉइल के अंदर जो है वो महीनों और सालों जिंदा रहता है। ये अगर किसी मट्टी के अंदर चला जाए तो इसका जरासीम जो है महीनों और सालों तक जिंदा रह सकता है, वायबल रह सकता है, लेकिन जब उस पर धूप पड़ती है तो वो मर जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे घर, जब हम बनाते हैं अपने घर, जब भी कोई घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें वेंटिलेशन का और धूप का जो है अमल दखल जरूर होना चाहिए कि धूप आनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, बंद घर ना बनाएं और कोशिश करें कि एक कमरे के अंदर जो है वो ज़्यादा लोग एक साथ ना रहें। कोशिश ये करें कि आप 2 या 3 जो लोग रहते हैं वो रहें एक कमरे में। बहुत सारे अक्सर लोग देखा हो जो मजदूर तबका होता है
या जब हम बाहर मर जाते हैं, मजबूरी है जिन लोगों की, अब वो क्या करें। और वहाँ पर अगर इस तरह का कोई मरीज मौजूद है तो फिर सोचें कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तबके में अवेयरनेस मौजूद नहीं, उनमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। उस वक्त मैं सोच रही थी कि वो लोग जो इस वक्त, अगर हम बात करें अपने गांव देहातों की या इस तरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो लोग हुक्का बहुत पीते हैं। अच्छा, खांसी भी उनको बहुत होती है, हुक्का भी हमारे यहाँ पर शीशा है, एडवांस लोग शहरों में लोग शीशा पी रहे होते हैं, वहाँ पे वो हुक्का पी रहे होते हैं। अच्छा, खांसी भी होती है मुसलसल, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो हमने सो कॉल्ड फैशन के या एडिक्शन के नाम पर अडॉप्ट की हुई हैं, ये सारी चीज़ें क्या इसकी वजह नहीं बनती हैं? इससे ये ज़्यादा बिगड़ नहीं सकता मर्ज? या बिल्कुल एग्रीवेट करता है। आप देखें जो सिगरेट स्मोकिंग है, जितनी भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स ऑलरेडी जो है वो कमज़ोर हो चुके होते हैं। या जो हुक्का पीते हैं या जो शीशा पीते हैं, उनके हम कितना सारा इनहेल करते हैं धुआं अपने फेफड़ों के अंदर और फिर बाहर निकालते हैं। अब जरूरी नहीं सारा जो आप इनहेल करें निकल जाता है, कुछ ना कुछ तो अंदर रहता होगा। जब वो अंदर रहता है तो वो डैमेज शुरू कर देता है नॉर्मल बिहेवियर से। जब वो डैमेज शुरू होता है तो आप एक जगह पॉकेट बना देते हैं उन जरासीमों के लिए कि जो आइए और हमें जो है वो आप हमारे साथ जो है मारिए हमें और हम मर जाएं या हम क्या करें। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो स्मोकिंग है या शीशा है या हुक्का है। नहीं, ऐसे लोगों को नहीं, वैसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस आदत की वजह से आपको आगे जो है वो नुकसान उठाना पड़ जाए। ज़रूरी नहीं कि जो सब ये आदतों में मुब्तला हैं उनके साथ ही ऐसा हो, लेकिन जो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो रिस्क पे ज़रूर होते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने जिक्र किया। अच्छा, अब मैं आना चाहूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि टेस्ट हो गए, तशख़ीस हो गई कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो मौजूद है। दवाओं की जब बात होती है, मैं ये देख रही थी, पढ़ रही थी कि कुछ ममालिक में ऐसा है कि वो बाकायदा सेंटर्स बनाते हैं जहाँ पर वो मरीज़ को रखते भी हैं शुरू में, और बाकायदा उनको दवाएं खुद देते हैं टाइम पर, क्योंकि वही आपने बात कही ना कि ज़्यादा दवाएं होती है तो अक्सर पेशेंट घबरा जाता है, वो थोड़े टाइम में छोड़ देता है। आई गेस 9 मंथ का या 6 मंथ का इसका कोर्स होता है, तो वो बाकायदा उनको अलग रख के आइसोलेशन में रखते हैं, उनको दवाएं देते हैं कि ये मर्ज ना ज़्यादा फैले। लेकिन हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब ऐसा है, इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल सेंटर मौजूद है इनको हम टीबी सैनिटोरियम्स कहते हैं। जी, यहाँ है, कहाँ है हमारे पास? यहाँ पे भी हैं। कौन से? जिन्ना में, सिविल में? तो खैर वो शहर के अंदर ही आ गए। अब अगर आप ओझा इंस्टीट्यूट, अगर आप नाम उसका वाकिफ है, ओझा इंस्टीट्यूट पूरा वो टीबी सैनिटोरियम ही था। जिस जमाने में पाकिस्तान बना, कराची आबाद हो रहा था, तो ये बिल्कुल जंगल बेअबान था। वजह क्या थी कि ये सैनिटोरियम जो है शहर से क्यों दूर बनाए जाते थे? इसलिए बनाए जाते थे कि वहाँ की आबो हवा उनको अच्छी मिले, क्योंकि पहले शुरू में इसका इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। तो वही समझते थे कि जी ये ऐसी एक बीमारी है जिसमें आम लोगों से इनको अलग कर दें। अपने टाइम पर लेनी है, और जितना अरसा आपको डॉक्टर कहेगा आपने उन तमाम चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना है। और हुकूमती सतह पर भी जो है वो टीबी के रोकथाम के लिए, इससे बचाव के लिए बहुत सारी इस वक्त जो है वो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। इवन के स्क्रीन के ज़रिए भी जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अभी वो कुछ दिनों पहले ही इस तरह की चीज़ चल रही थी कि वो एक लड़की जो है वो कहती है कि मैंने तो बस सांस ली थी और ये जरासीम जो है वो मेरे अंदर चला गया। तो ऐसा ही है, सांस के ज़रिए ये चीज़ आपके अंदर दाखिल हो सकती है, तो हम सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते जब तक रब की मर्जी है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के माहौल में आप देखते हैं अगर कोई इस तरह का शख्स मौजूद है तो उसको ज़रूर आप उसको जो है कहें कि जाकर अपना टेस्ट कराए, ताकि पता चल सके कि आखिर जो है वो इसका मामला क्या है। तो डॉक्टर साहब, ये तो चले शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको तो आप आगाह कर सकते हैं, लेकिन जो मुलिका गाँव, कस्बे, देहात हैं जहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, वो खांस भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि आखिर मर्ज क्या। तो आई थिंक उस तबके में ज़्यादा ही मर्ज होता होगा, या उनमें ज़्यादा मर्ज होता है। और फिर ये कि जो पूरा पाकिस्तान में एक पूरा नेशनल प्रोग्राम है इसका, जिस तरह कि पोलियो का प्रोग्राम है और दूसरे बीमारियों का प्रोग्राम है, तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी फंडिंग के ज़रिए इन्होंने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम रखा हुआ है, और उसके हर जगह, हर उसमें जो ऑफिस हैं, अगर ये इस तरह की चीज़ें खुदा ना खासा किसी को होती है तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएं भी मिलती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज भी होता है, उनके और तशख़ीस भी की जाती है। तो इस चीज़ से ना घबराएं कि जी हम जाएंगे तो हमें पैसे लगेंगे, क्या होगा, लेकिन जाएँ ज़रूर। अभी कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे आपने, मैं अगर नाम लेना चाहूँ, इंडस हॉस्पिटल, यूनुस खान हमारे जो साबिक़ कप्तान है, वो बाकायदा इसकी कैंपेन चला रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा होर्डिंग लगी हुई है उनकी, और वो
ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से, तो एक अच्छी चीज़ है। हमारे जो लेजेंड्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर काम गवर्नमेंट ही करे। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे भी आगे आना चाहिए। और अगर जो जैसे आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मीडिया पे कर रही हैं, तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम, इसी तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलती है। अब ये जहाँ जहाँ आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है कि जी ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, इसको ऐसी बीमारी नहीं है इसका हम इलाज ना करा सकें, खुदा ना खास्ता इलाज बिल्कुल सस्ता होता है, गवर्नमेंट इसको पे करती है, तो हम क्यों ना जाएं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि अपने बच्चों को अपने हिफाजती टीके ज़रूर लगवाने हैं। वो एक माँ बाप की तरफ से तोहफ़ा है, एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। और उसके साथ ही पोलियो ड्रॉप्स, इसकी भी वैक्सीनेशन जो है वो डॉक्टर साहब उसी एज में लग जाती है ना, जब ये जो पैदा होते ही जो आपका कोर्स होता है उसमें ही इसके भी ट्यूबरक्लोसिस की भी वैक्सीनेशन लगती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप होता है मामला कि या ये जिन लोगों को होती है उनको वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई होती। अगलब तो इम्कान यही होता है कि उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, क्योंकि उसकी BCG की वैक्सीन होती है। जो ही बच्चा पैदा होता है उनको BCG की वैक्सीन लगती है। अगर कोई ये समझता है कि जी मैं देखूं मुझे लगी या नहीं लगी, मुझे जो बंदा बड़ा हो जाता है उसको ट्यूबरक्लोसिस होती है, तो वो अपने हाथ में ज़रूर देख ले कि उसके हाथ में यहाँ पे एक स्कार होता है। तो अगर वो स्कार बना हुआ है तो इसका मतलब ये कि उसको जो है वो लेकिन वो पहले जो लाइक मेरी अम्मा के बना हुआ है वो स्कार ना, लेकिन मेरी भी वैक्सीनेशन हुई है, मेरे मतलब वो एक टाइम पर डॉक्टर स्कार होता था, अब तो नहीं होता स्कार। नहीं, वो होता है असल में, वो थोड़ा सा मादूम हो जाता है, अच्छा। कमजोर होता है, लेकिन होता जरूर है स्कार। आप लोग अपनी अम्मा से पूछें हमें वैक्सीनेशन कराई थी या नहीं कराई थी। सो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको नहीं हुई होती उनके लिए ज्यादा खतरा है। जी जी, उनके ज्यादा। अच्छा, लेकिन जिनकी हुई भी है वो फिर भी एक शील्ड है उनके लिए, प्रोटेक्शन हो जाती है। ओके, राइट। वैसे एक लाइक आप उस एज से अगर आप निकल गए हैं तो क्या आप यंग एज में भी इसकी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं? देखिए, होता ये कि जब अंडर 5 ईयर्स तक जो है बंदे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, ठीक है, उस पर जो भी आप देते हैं, आपने देखा होगा जो EPI का प्रोग्राम है वो अंडर 5 ज़्यादा उसमें कारगर साबित होता है। और बाद में जो बड़े होने के बाद जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, जो बाहर ममालिक में जाते हैं, वही कहते हैं कि जी आप लगवा के आएँ, पी कर आएँ, तो वो उसके असरात कम हो जाते हैं। जिस तरह आप बढ़ते हैं, आपकी अपनी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो चुकी होती है इन बीमारियों के मुतालिक, तो वो BCG की जो वैक्सीन है वो अगर बड़ों के लगाएंगे तो इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, बजाय इसके कि आप उसको अंडर 5 ही लगवाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो पूरी। सही। और पोलियो ड्रॉप्स के हवाले से तो जब आप यहाँ से ट्रैवल करते ना किसी दूसरे मुल्क, तो जिस तरह वो आपको पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना, बाकायदा आपका मुंह पकड़ के आपके मुंह में, आप नहीं पी रहे होंगे, वो भागेंगे आपके पीछे। ये हाल देखा है मैंने अपनी आँख से कि इतना उनको फिक्र होती है कि ये लोग वहाँ से आए हैं और ये अपने साथ अल्लाह ना करे पोलियो ना लेकर आए हो। वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस लेवल पर, इतना गुस्सा आता है ना उनको इस तरह आप देखकर, अफसोस भी होता है, क्योंकि हमारे पास और आई गेस अफगानिस्तान में 2 ममालिक हैं ऐसे जहाँ पर पहले 3 थे लेकिन अब 2 रह गए हैं, कि हम और अफगानिस्तान, जहाँ पर अभी तक ये पोलियो का मर्ज जो है वो मौजूद है। तो बुरा हाल करते हैं दूसरे लोग हमारा इस हवाले से। तो इसलिए इसमें आपकी बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है कि आप लोग अपने बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, ताकि हम इस मर्ज से जो है वो बच सकें और ये ख़त्म हो सके पाकिस्तान से। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह TB की हम बात करें और आपने भी रेशो भी बताया कि कोई एज ग्रुप भी है इसमें कि इस एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा ये मर्ज होता है, या यंग एज में भी हो सकता है? यंग एज में भी हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है। जी, ऐसा कोई इसका एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। वो एनवायरनमेंट कहीं भी मिलेगा किसी भी मरीज को, तो उसको ये होने का खतरा होता है। ठीक है। और खासतौर पर वो मरीज जिनको खुदा न खासा डायबिटीज़ है या वो HIV के जो है उसमें मुब्तला है, एड्स में मुब्तला है, उनमें ज़्यादा जो है वो टेंडेंसी होती है कि उनमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाए। तो उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उनको ख्याल रखना चाहिए अपने फ़ौरन ढंग से। अगर इस तरह की कोई खांसी का अमल हो रहा है, वजन गिर रहा है, तो उनको फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। या खुदा न खासा जिनको एड्स है, HIV इन्फेक्शन है, उनमें भी ट्यूबरक्लोसिस के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अभी मैं थोड़े दिन पहले ये चीज़ देख रही थी तो मैंने कहा मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, मौका मिला। अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग जिनको सांस का मसला होता है या एज़मा के पेशेंट होते हैं या किसी और रीज़न की वजह से जब प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पा रही होती, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर न्यूबलाइजर्स मौजूद होते हैं न्यूबलाइज करने के लिए। तो वो जो आपको मास्क लगाया जाता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत महंगा नहीं आता।
वो कि वो आप अपना पर्सनल मास्क रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब आई गेस उसमें भी बहुत सारे जर्म्स मौजूद, वो साफ तो करते हैं, वो वैसे टिश्यू लिया और साफ कर, मैं खुद हैरान थी, मैंने कहा ये तो जो बीमारी लेकर आया वो तो एक तरफ, जो लेके जाएगा वो कितना जो है नुकसानदेह होगा। तो मैंने बाद में उनको भी बोला, मैंने कहा प्लीज आप ये मास्क खरीद लें। वैसे तो अब न्यूबलाइजर्स लोगों ने अपने घर में ही रख लें, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि वंस इन अ ब्लू मून इस चीज की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब ये कुछ चीजें तो ऐसी है ना जो हम मतलब ऐसे ही कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी वजह से कितना नुकसान है। देखिए हम हमेशा मरीज से ये कहते हैं कि जब ये नेबुलाइज की जो चीज़ होती है वो जो मास्क होता है बहुत सस्ता होता है, वो अपना अलग रखा जाए, बच्चों के लिए अलग है, बड़ों का अलग है। हाँ। दूसरे जो सिरिंज होती है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप मेडिकल से नई सिरिंज खरीदें और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब इस सिरिंज से आप इंजेक्शन लगाइए, उससे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है और दूसरी जो ब्लड बॉर्न डिजीज है उनसे आप बच सकते हैं। तो ये छोटा सा एक अमल होता है जो इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। अगर हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जैसे आपने मास्क की बात की, बिल्कुल अच्छी बात की कि लोग जब भी जाते हैं नेबुलाइज कोई इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं तो बच्चे का भी छुप मिलता है, बड़े का भी मिलता है, आप दोनों अपने पास रख लें। डॉक्टर साहब इससे मुझे जो है वो आप नेबुलाइज कर दिए, ताकि जो सांस है वो आपने खुद ही अपनी सांस जो है वो अपने आपके उसमें लंग्स में क्योंकि आपको नहीं पता ना उससे पहले वो मास्क जिसको लगा है वो शख्स किस मर्ज में मुब्तला था, क्या प्रॉब्लम था। वैसे भी हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं होना चाहिए। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बड़ी एहतियात की हैं। इसी तरह आज मैं सुबह आ रही थी तो मैंने देखा कि 2 वैन्स मैंने ऐसी देखी, स्कूल वैन्स, मतलब इतनी दूर गाड़ी भी थी तो उनकी इतनी आवाज़ आ रही थी उस गाड़ी में से और बुरा हाल, मैं ये सोच रही थी। और बच्चे इतने थे उसमें, माशाल्लाह काफ़ी बच्चे बैठे थे उस वैन में। पहले तो मैंने ड्राइवर को देखा गुस्से में, फिर मैंने कहा इस पे गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। असल तो गुस्सा करना चाहिए उन पेरेंट्स पर जो इतने मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरह की, और मुझे यकीन है कि वो CNG पर अपनी बस को चला रहा होगा, मैं वो भी नहीं कहती, जो उसका स्ट्रक्चर था वो इतना बदहाल था, इतनी आवाज़ आ रही थी उसमें से गाड़ी में से कि अभी उसको कुछ हो जाएगा। कैसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उसमें बिठा दिया, मतलब इतने आपको वो है कि बस बच्चे चले जाएं किसी तरह से। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत अफसोस के साथ कहती हूँ कि पेरेंट्स को वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करे, कि इतना नहीं एहसास करे कि ये तो पूछ सकते ना वैन वाले से, वैन चेंज कर दें कि किस हाल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है। हाँ। अब देखें कितने हादसात हुए हैं पाकिस्तान में, इतने हादसात हुए हैं, बच्चों के खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, ड्राइवर भाग जाता है, कितने हादसात होते हैं। अब ये पेरेंट्स को चाहिए कि जो उनके गोशे जिगर हैं उनको इस तरह से जो है वो सुबह अपनी आसानी करते कि हमारी नींद ख़राब ना हो, वैन में बिठाया और उसको चलता किया। लेकिन एक दफ़ा उसको जाकर देख लें कि भाई आपकी कंडीशन दिखाएं, फिटनेस दिखाएं गाड़ी की, ताकि उसको ये पता हो कि जब मुझे महीने की फीस मिलेगी तो ये मुझसे पेरेंट पूछेंगे। हाँ। अगर 2 या 3 पेरेंट भी सिर्फ ऐसे ही पूछ लेंगे, यार तुमने फिटनेस कराई इसकी, ये तुम्हारे इसमें इतना धुआं निकल रहा है, कराइए, आँख नजर आ रहा है कि क्या हाल है। लेकिन एक तो है ना ये कि रिस्क, जब आप सड़क पर निकलते हैं तो रिस्क तो सबके लिए ही है, अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी और मौत का किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ चीज़ें आंखों देखी होती हैं, उनको तो आपको कम अज़ कम इग्नोर नहीं करना चाहिए कि इतनी आवाज़ आ रही है गाड़ी में से, गाड़ी बदहाल है। अब मैं ऐसी बात करूँ तो लोग कहते हैं कि भाई किसी की ना आप रोज़ी पर जो है वो आप सवाल कैसे उठाते हैं, लेकिन ऐसी रोज़ी का क्या जो इतने लोगों की जान की जो है वो दुश्मन बनी हो। सो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ी सी हार्श हो गई, बट बहुत हम्बल हो के मैं ये बात कहूँगी कि जिस वैन में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं कोई मजबूरी नहीं है, आप वहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करें, क्योंकि ये वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होती है वैन्स की जो बच्चों को ले जा रही होती है कि किस तरह की वैन में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो डॉक्टर साहब आप जो मैं आज हम ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से बात कर रहे थे वो बात कहीं और चली गई, लेकिन रिस्क तो हमने अपने इर्द गिर्द खुद पैदा किए। बिल्कुल सही कहा, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये बिल्कुल एक आम पब्लिक के लिए बात करना चाहता हूँ कि ये कोई ट्यूबरक्लोसिस को टैबू नहीं है। हम ये समझते हैं कि घर में खुदा ना खास्ता किसी एक को देख हो गई या ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो वो कोई छूत-छात का मरीज हो गया, ना उससे बात करनी है, ना उससे हाथ मिलाना है, ना उसके साथ खाना खाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप उससे हाथ भी मिला सकते हैं, आप उसके साथ खाना भी खा सकते हैं, आप उसके साथ ड्रिंक शेयर भी कर सकते हैं, आप इवन कि जिस बिस्तर पे वो सोता है बैठता है आप उस पर बैठ भी सकते हैं, उस पर लेट भी सकते हैं। इस तरह नहीं होता कि जो इस तरह से ये बीमारी फैलती हो।
तो हमें उस मरीज को थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहिए, उसको थोड़ी सी उसकी हिम्मत अफजाई भी करना चाहिए। हमारे हम अक्सर माशरे में कोई एक बीमार शख्स घर में होता है तो हर आदमी समझता है इसके करीब मत जाओ, इसे बच्चों को लगे, बच्चों को दूर भगा देते हैं। सही है, उसको एहतियाती तदबीर बताइए कि जब आप खांस रहे हो तो आप जो है वो मुंह पे रुमाल रख लें, जब आप स्पिट आउट करें या बलगम थूकें तो किसी कवर्ड एरिया में थूकें। बच्चों को जब आप प्यार कर रहे हो तो एहतियात से प्यार करें, उसके हाथ पे प्यार कर लें, उसके मुंह के करीब ना जाएं। ये जो कुछ एहतियातें हैं ये आप बताएं उनको, लेकिन ऐसा ना करें कि आप उनको बिल्कुल ही कोने में डाल के भूल जाएं कि जी बस ये वो शख्स वैसे आइसोलेट होकर ही जिंदगी से मायूस हो जाता है। राइट जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि अभी हम जब जिक्र कर रहे थे कि ये स्प्रेड होती है ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, ये लंग्स में जाती है, बॉडी ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये उस वक्त होता है जब डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा होता ना और लेट हो जाता है, तो फिर इनका ट्रीटमेंट भी उन्हीं मेडिसिन के साथ किया जाता है, इसका इलाज ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर करना? बिल्कुल, उसका इलाज बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। उसकी डोजेज मुख्तलिफ होती है, उसका ड्यूरेशन भी मुख्तलिफ होता है। सही। तो ऐसे बीमारी खुदा ना खास्ता अगर लंग्स से अगर कहीं और पेरिफेरी में फैल जाती है तो इसका इलाज थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। ठीक है। क्योंकि लंग्स को तो ये होता है ना कि आप उसको किसी तरह से क्योर कर लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता गुर्दों का मसला हो गया, ब्रेन का मसला हो गया, तो उसमें आपकी किडनी फेलियर का भी वजह बन सकता है, फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक ब्रेक मिलेंगे आपसे, ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में।